आपके पहला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन सेटलमेंट। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। अब अधिवास क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं कि अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास का जो सामान्य अर्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव जहाँ रहता है या मानव का जो मकान है, मकान बस्ती कह दीजिए, तो बस्ती भूगोल का एक विषय है मानव अधिवास। वास जिस स्थान पर वो रहता है, तो मनुष्य ने शुरू से ही जब समूह के रहने रूप में रहना शुरू किया, तो उसने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मकान बनाए, कुछ सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण किया। जो प्राकृतिक भूदृश्य था, यानी पर्वत, पठार, मैदान, उसमें कुछ चेंजेस लाए और अपने अनुसार वहां पर अपने रहने के लिए एक स्थान बनाया। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, रेल मार्ग, वायुयान, जलयान, संचार के साधनों का विकास किया। खाली पड़ी जमीन पर उसने फसलें लगाई, बाग बगीचे लगाए, नहरें बनाई, संसद भवन, पुलिस चौकियां, कई प्रकार की इमारतें, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमाघर, सर्कस, जिम, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब जो चीजें हैं मैं कह रहा हूँ, ये सब उसके सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं, कल्चरल रियलिम्स। अब ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, ने अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका निर्माण किया। तो जो प्राकृतिक भूदृश्य था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, सांस्कृतिक भूदृश्य। इस सांस्कृतिक भूदृश्य की बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कि हम किसी एक सांस्कृतिक भूदृश्य की बात करें तो उसमें एक जनसंख्या रहेगी, मानव की बस्तियां रहेगी, कुछ मार्ग होंगे, कुछ आर्थिक केंद्र होंगे जहां पर आर्थिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है या भंडारण किया जाता है, कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं होगी, जैसे पूजा के लिए गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, आर्थिक व्यवसायों के लिए कृषि, डेयरी, निर्माण उद्योग, व्यापार, वर्कशॉप, डाकघर, पंचायत घर। तो ये सभी मिलकर उसका एक सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। इसी सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मानव की बस्ती। जो मानव की जो बस्ती होती है उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट या मानव अधिवास कहते हैं। तो एक मानव जो अधिवास होता है उसमें हम किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि जो मानव की जो बस्ती है उसके घर किस प्रकार के, घरों की आकृति किस प्रकार की, गोल है, चौकोर है, तारे के समान है या लंबे हैं, घर में कितनी मंजिलें हैं, एक मंजिल के, दो मंजिल के, घर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से हुआ, कच्चे घर है, पक्के घर है, लकड़ियों के बने हुए हैं या गारे के बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, घर में कितने कमरे हैं, कितने शयन गृह, सोने के स्थान है, घर में से पानी निकलने की क्या व्यवस्था है, घर में से कितने मार्ग निकलते हैं, इन बस्तियों के कितने प्रकार हैं, ये बस्तियां कहाँ पर स्थित है, पहाड़ पर है, मैदान में है, नदी की घाटी में है या किसी पेड़ पर बनाई हुई है। इस बस्तियों का प्रतिरूप किस प्रकार का है। प्रतिरूप का अर्थ होगा कि हम अगर किसी सैटेलाइट मैप को देखें तो हम देखेंगे कि किसी स्थान की बनावट अगर ऊपर से देखें तो वो किस प्रकार की है।
तो उसके ऊपर से जो बनावट जो देखने को मिलती है, उस आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो कैसा दिखता है। जैसे कि मैं रानी में ले जाऊं आपको, हम पहुंच गए रानी। रानी का ज्यादातर विस्तार आप देखेंगे, जैसे कि हम इस रानी गांव में पहुंच जाते हैं। देखिए रानी गांव किस प्रकार से बसा हुआ है, तो आप देखेंगे कि एक पहाड़ी, और इस पहाड़ी के चारों तरफ लोग बसे। देखिए सारे के सारे जितने भी जो घर हैं इसी पहाड़ी के चारों तरफ बसे। ठीक है, एक तरफ इस तरफ बसावट नहीं हुई, इसके पीछे कारण था कि यहाँ पर तालाब। ठीक है, बाकी इस पहाड़ के चारों तरफ लोग बस गए। ठीक है, नदी के उस किनारे आपको मकान कम दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम रानी के रेलवे स्टेशन की बात करें तो ज्यादातर जो मकान है वो रेलवे स्टेशन के आसपास में, यानी जो रेलवे लाइन है वो तय कर रही है कि यहाँ पर जो बस्तियों की जो बसावट होगी वो किस प्रकार की होगी। तो रेल लाइन ने तय किया कि रेल की पटरी के बीच में कोई मकान नहीं बना सकता, रेल की पटरी के या फिर तो इस तरफ बनाओ या फिर इस तरफ बसाओ। तो ये एक कारण है कि यहाँ पर इनकी जो बसावट है रेल की पटरी के किनारे किनारे हुई, या जो सड़क है वो एक निर्धारक तत्व है जिसने ये तय किया कि यहाँ पर जो बसावट किस प्रकार की रहेगी। इसी प्रकार से किसी भी एक गांव का उदाहरण ले लेते हैं, आप में से कहीं हम पहुंच जाते हैं इस गांव में। ठीक है, रोड के किनारे किनारे तालाब, और तालाब के ठीक पास में चारों दिशाओं में, या जो जहां जहां पर तालाब का, ये तालाब का इलाका है, बिजोगा पहुंच गए हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो बसावट है किस प्रकार की, तो पानी के चारों तरफ लोग बस गए क्योंकि ये उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस सड़क को पार करने के बाद सड़क के इस दिशा में बहुत कम लोग बसे हुए, ज्यादातर लोग इस दिशा में बसे हुए सड़क के इस किनारे, क्योंकि यहाँ पर तालाब है। तो मुख्य जो लोग हैं या ज्यादातर जो लोग या फिर किस प्रकार से अपना मकान बनाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, तो कोई मंदिर है, कोई पहाड़ी है, या फिर कोई रेलवे लाइन है, या फिर कोई नदी है, वो तय करती है कि मकान किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये नदी का ये किनारा, यहाँ से एक दादाई वाली कणा के आसपास से नदी निकल रही है, और एक नदी यहाँ पर निकल रही है। ज्यादातर जो गांव दिखेंगे नदी के किनारे बसे हुए। ये देखो धनाड़ा कोई गांव है नदी के किनारे, ये भी नदी के किनारे, ये भी नदी के किनारे, बरकाना नदी के किनारे। तो ये जो बसावट है वो इस प्रकार की क्यों हुई, क्योंकि कोई निर्धारक तत्व है। तो इन बस्तियों के प्रतिरूप, तो पैटर्न किस प्रकार का है, तो पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न का अर्थ होता है कि जब मकान बना है या जो बस्ती बसी है वो दिखने में किस प्रकार की दिख रही है। यानी अगर हम ऊपर से देखें तो वो क्या हमें गोल आकार की नजर आ रही है, या फिर वो हमें स्टार शेप में नजर आ रही है, या फिर वो हमें किसी ट्रायंगल शेप में नजर आ रही है। तो ये है उसका पैटर्न। तो हम उन पैटर्न की बात करते हैं कि बस्ती का क्या पैटर्न है, बस्तियों की साइज क्या है। साइज यानी हम बस्तियों में उसकी कितने लोग वहां पर उस बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती वहां पर क्यों बसी, उस बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उनका अधिकांश का कार्य किस प्रकार का है। तो ये सभी जो बातें हैं वो ह्यूमन जो सेटलमेंट है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो ये बस्तियां किस प्रकार की दिखती है, किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इन बस्तियों के बसावट के पीछे क्या कारण रहे, ये पूरा का पूरा जो अध्ययन है ये कहलाता है आपका ह्यूमन सेटलमेंट। इसके अंतर्गत बेसिकली हम दो भागों में, बड़े बड़े तौर पर हम दो भागों में इसे डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक जो भाग रहेगा वो रहेगा रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण बस्तियां, और एक रहेगा शहरी बस्तियां या नगरीय बस्तियां। तो सभी बस्तियों के अंतर्गत हम उसके बारे में बात करेंगे कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां किस प्रकार से उन दोनों में अंतर होता है। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, सघन बस्तियां क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, खंडित क्या होती है, परिक्षिप्त क्या होती है। इसी प्रकार से ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप किस प्रकार का है। प्रतिरूप का अर्थ होता है
कि वह बस्तियां ऊपर से देखने पर, अगर हम ऊपर से या फिर हम काफी ऊंचाई से अगर हम उन्हें देखें तो हमें कैसा नजर आता है, किस प्रकार से वो बस्तियां हमें नजर आती है, तो वह उसका प्रतिरूप कहलाएगा। तो उस प्रतिरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिकली आपके इसी प्रकार से पूरा का पूरा अध्ययन रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड को वन बाय वन। सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं कि बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट किसे कहते हैं। तो अधिवास मानवीय बसावट का एक स्वरूप है जिसमें एक मकान हो सकता है या फिर कई मकानों के सामूहिक रूप के रूप में इसे हम एक शहर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अधिवास में या अधिभाव से हमें पता चलता है कि बसावट जो होती है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक वीरान पड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर मकान बनाकर उसे एक बस्ती की शक्ल दे दी जाती है। तो एक क्षेत्र, मान लीजिए ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, यहाँ पर एक मकान बनेगा, 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, बढ़ते जाएंगे, मकान बनते जाएंगे। और जो मकान था एक, वो मकान एक परिवार के रूप में, और एक परिवार एक समाज के रूप में, एक गांव के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर एक गांव बस जाएगा। तो पहले एक मकान हुआ करता था, वो आज एक गांव के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो विकसित स्वरूप जो बना है यहाँ पर, अब घर बनेंगे तो घर के साथ साथ कौन कौन सी सामग्री और बनेगी, वहां पर कुछ दुकानें खुलेगी, वहां पर खेत खलियान होंगे, वहां पर एक तालाब होगा, वहां पर दुकानें होंगी, सड़कें होंगी, कुछ पूजा घर होंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। ये जो सामूहिक जो स्वरूप बनता है वो ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के कई समूह अपना मकान बनाते हैं तथा वहां पर आर्थिक क्रियाएं भी संपादित करते हैं। वहां पर उनकी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं, ये जो सेटलमेंट्स होते हैं, उन सेटलमेंट्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ऐसी बसावट या ऐसी बस्तियां, इसको अधिवास शब्द को आप बस्ती समझे, जो बस्ती होती है वही अधिवास कहलाता है। सेटलमेंट, अधिवास या बस्ती एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये जो आवास बनाते हैं या फिर हम जो मकान बनाते हैं, क्योंकि जो आवास जो होता है या जो मकान होता है वे मिलकर हमारे एक अधिवास का निर्माण करते हैं। तो आवास के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, हम क्यों बनाते हैं मकान, क्यों हम बस्तियां बनाते हैं, क्यों हम मकानों में रहते हैं, तो उसके कौन कौन से कारक है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने एक समाज में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि प्राचीन समय से मनुष्य ने एकत्रित रहना शुरू किया। क्यों शुरू किया कि उस समय
जब उसके ऊपर जब समस्याएं आती थी तो वो अकेला रह जाता। तो जब मनुष्य ने साथ रहना शुरू किया तो 2 रहे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो इस प्रकार से समूह में रहना उन्होंने सीखा और उस प्रकार से धीरे-धीरे जो एक मकान हुआ करता था, वहाँ पर 2 मकान, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार से कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और एक समाज का निर्माण होता जाता है। तो इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण होता है। सुरक्षात्मक पहलू, संगठन में शक्ति है, जब लोग एक साथ ज़्यादा रहते हैं। देखिएगा कि जो एकल रहते हैं या फिर ऐसे प्रकीर्ण रूप से या स्कैटर्ड रूप में जो रहते हैं, जैसे कि कोई जंगल में अपना मकान बना रहे हैं या खेत में अपना मकान बनाते हैं, तो वो इतने सुरक्षित नहीं होते हैं कि जो जितना गाँव के अंदर रहता है, लोगों के बीच में रहता है। तो लोगों ने समूह में रहना सीखा क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित था। चाहे बाहरी आक्रमण हो या चाहे किसी जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी हो। तो इस आधार पर उसने अपने आप को समूह में रहना शुरू किया और धीरे-धीरे गाँव बसते गए। तो अगर प्राचीन समय की बात करें तो उस समय आक्रमण काफ़ी होते थे, अन्य जनजातियों का भी भय था, लूट-पाट की घटनाएँ घटित होती थी। इस कारण बच्चे, स्त्रियाँ, महंत, पुजारी सारे के सारे असुरक्षित थे और इनकी सुरक्षा के लिए गाँव के युवाओं को अधिवासों में तैनात किया जाता। यानी अनिवार्य रूप से लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जाता था युवाओं को कि आपको किस प्रकार से गाँव की सुरक्षा करनी है। समूह का जो मुखिया होता था या जो धार्मिक नेता होता था या कुशल जो सेनापति था, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आवास बनाए जाते थे। किले क्यों बनाए जाते थे और परकोटे क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि कोई भी किला देखिए आप, बीच में अगर किला बना हुआ है, मान लीजिए एक किला यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके चारों तरफ दीवार बनाई जाती है, जिसे परकोटा कहते हैं। जयपुर शहर का भी परकोटा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का भी एक परकोटा है। कई ऐसे छोटे-छोटे से शहर देखेंगे, छोटे-छोटे से जिसमें कई दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाजा, अजमेर का दरवाजा, जोधपुरिया दरवाजा, सोजत के अंतर्गत इस प्रकार के दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। जोधपुर में भी इसी प्रकार के दरवाजे मिलेंगे। तो वो परकट है, यानी आपस में जुड़े हुए थे, वो सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसके कारण हमने आवास बनाने शुरू किए। कुछ धार्मिक कारक, यानी कई ऐसे धर्म हैं, उस धर्म में मृत व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए प्राथमिक जो सभाएं आयोजित की जाती है, जैसे कि हम मदरसों की बात करें या किसी पिरामिड की बात करें, तो उनके मृत्यु के बाद उसके विश्राम के लिए, धार्मिक क्रियाओं के लिए उनकी अस्थियों को या फिर उनके शरीर को वहां पर रखा जाता था। वो धीरे-धीरे जाकर मंदिर बन गए या मस्जिद बन गए या गिरजाघर बन गए, या चर्च बन गए होंगे। तो ये जो केंद्र होते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका मकान या मेरा मकान देखिए, हमने मंदिर से जो प्राचीन जो हमारे घर है या जो हमारा पैतृक जो मकान होते हैं, उन पर आप नज़र डालिए। मंदिर से आपकी घर की दूरी बहुत कम होगी या फिर तालाब जो होगा उससे बहुत कम दूरी पर आपका मकान होगा, जो पुराना मकान है। अभी हो सकता है आपने एक नया मकान बना दिया हो। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उस केंद्र पर हम रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक केंद्रों के आसपास रहना चाहते हैं। कोई कहता है कि मेरा घर वो कहता है हरिद्वार में मेरा घर हो, कोई कहता है मक्का मदीना में मेरा मकान हो या अजमेर की जो दरगाह शरीफ है वहाँ पर मेरा घर। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था, हम वहाँ पर उनसे जुड़ा रहना चाहते हैं। तालाब के पास रहना पसंद करते हैं। गाँव का जो सरपंच या जो मुखिया होता है, उसके आस-पास के घर में, यानी सबसे बीच में किसका मकान होता है? गाँव के सरपंच का मकान होता है। पुराना वाला, अब वाला सरपंच नहीं। पुराने सरपंच जो रहते थे, गाँव के जो ठाकुर हुआ करते थे, गाँव के जो धार्मिक नेता के रूप में पहचान रखते थे, तो उस घर के चारों तरफ हम हमारे मकान बनाते थे, क्योंकि हमें बार-बार उनकी ज़रूरत रहती थी और गाँव की हर गली उस मकान तक जाती थी। चाहे मंदिर देख लीजिए, हर एक बात को अपने ऊपर लेकर देखिएगा।
आपके घर की जिस गली में आप रहते हैं वो गली सीधी मंदिर तक जाती है, वो गली सीधी तालाब की तरफ जाती है, वो गली सीधी किसी धार्मिक केंद्र की ओर जाती है या किसी सरपंच के घर तक जाती है, गांव के ठाकुर साहब के घर की तरफ जाती है। तो ये जो प्रथा है वो इस प्रकार से, यानी ऐसे कुछ कारण होते हैं कि धीरे धीरे बस्तियां बसती जाती है। तो मकान कहाँ पर बनेंगे? जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है कि बीचों बीच मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ पर किसी माता जी का मंदिर है, तो हमारी सारी की सारी गांव की गलियां यहीं पर जा रही है, सारी की सारी गलियां इस दिशा में जा रही है। इसलिए एक उदाहरण के तौर पर आपको किसी एक गांव में ले जाता है, कौन सा गांव में जाना पसंद करोगे? मेरे गांव में घुमा लेता हूँ। सर माइक म्यूट इस गांव में देखेंगे आप ना। इस जगह पर जहां पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मंदिर है, ठीक है? मंदिर है, मंदिर से सीधी गली, एक गली यहाँ से आती है, एक गली इधर से आती है, एक गली इधर से आती है, एक गली इधर से आती है। सारा का सारा जो गांव है, देखिए पूरा का पूरा गांव जो है इस मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। रास्ते जो है इसकी बाहरी तरफ, मेरा खुद का मकान ये मंदिर के ठीक पास में आया हुआ है। मुख्य जो गांव है पूरा का पूरा यहाँ पर बसा हुआ। तो ये बसावट किस प्रकार की है? तो हम कह सकते हैं कि ये गोल स्वरूप में बसा। तो प्राचीन जो गांव है वो यहाँ पर बसा हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर जब कंजेस्टेड होने लगा तो लोग यहाँ पर इस इलाके में, इस जगह पर बसने लगे, ठीक है? तो ये उसका संलग्न गांव हो गया। इसको पढ़ेंगे हम, और इसको जब हम समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार की स्थिति है। तो मुख्य गांव, गांव के पास में एक संलग्न बस्ती जो नवी बस्ती है, यहाँ पर रहने के लिए स्थान कम पड़ रहा था, और वहीं पर एक दूसरा स्थान तो ये वाला, ये कहलाता है ढाणी। ढाणी और गांव के बीच में देखिए यहाँ पर तालाब है, ढाणी, और यहाँ पर माइक म्यूट ही है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से ये बस्तियों के प्रकार है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि मुख्य गांव है, मुख्य गांव के साथ में इस प्रकार से यहाँ पर एक ढाणी और यहाँ पर एक संलग्न बस्ती। तो इन बस्तियों को हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार से बस्ती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का अर्थ क्या है? आर्थिक कारक जो तय करता है, मानव अधिवास को प्रभावित करता है। तो आर्थिक कारक के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक या सुरक्षात्मक या फिर जितने भी जो कारक पड़े, तो उसके लिए भोज्य पदार्थों की व्यवस्था कहाँ से होगी? या शिकार से होगी, या संग्रहण से होगी, या कृषि कार्य के द्वारा होगी। तो जहां कहीं पर भी पहले भोजन मिलता था, उसके आसपास के क्षेत्रों में मकान बनाते थे लोग। जैसे कि कोई शिकार का क्षेत्र हो गया, कि प्राचीन समय की अगर बात करें तो मुख्य जो कार्य था वो शिकार करना था। शिकार जहां कहीं पर भी मिलता था, उसके आसपास के क्षेत्र में वो रहना पसंद करते थे। अगर हमें कहा जाए कि अगर आप रानी के आसपास के क्षेत्र में रहते हो और शिकार करने के लिए आपको सिरोही रोज भेजा जाए, तो आप वहां जाओगे क्या? आप सिरोही के आसपास ही मकान बनाओगे, रोज आना जाना थोड़ी करोगे। इसी प्रकार से आपका जो खेत होगा या आपकी जो आर्थिक क्रिया, कृषि कार्य जहां पर भी आप करोगे, तो आर्थिक क्रिया जहां कहीं पर भी आपके द्वारा की जाएगी, तो वो जो क्षेत्र रहेगा आपके ठीक घर के पास या फिर गांव के ठीक बाजू में रहेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति का खेत आपको देखने को नहीं मिलेगा जो खेत आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर मिलेगा। यानी आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां पर खेती करते हैं, और वहां पर खेती करने के बाद वहां से आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सामग्री लेके आते हैं। तो ये कुछ आर्थिक कारक भी होते हैं कि जिसके कारण, यानी जहां कहीं पर भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती है उसके आसपास हम हमारा मकान बनाते हैं। पाली में पाली का परिचय दें तो पाली में महाराजा श्री उम्मेद भी
की जब स्थापना हुई तो उसके आसपास में या उसमें काम करने वाले जितने भी श्रमिक थे, जितने भी जो कर्मचारी थे, उन्होंने मकान कहाँ बनाए? उस मील के चारों तरफ बना ली, क्योंकि वो मील में उनका रोज का जाना था। तो धीरे-धीरे मील के चारों तरफ एक बस्ती बन गई जिसे मील चाली कहा जाता है आज। रानी की बात करें तो रानी में ज्यादातर जो पुराने जो मकान जितने भी, अब मकान जो सबसे ज्यादा पुराना है, वो हम कह सकते हैं कि वो उसकी शुरुआत के मकान जब बसा। तो रानी में जितने भी जो पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी, वो रेलवे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पहले मंडी नहीं हुआ करती थी, तो रानी बसने के पीछे अलग कारक है। इसी प्रकार से फालना है, तो फालना में भी कह सकते हैं कि बड़ी जो फैक्ट्री है, उसके आस-पास के क्षेत्रों में आपको मकान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर में पुराना जो जोधपुर देखने को मिलेगा, वो आपको जो चिड़िया टूक पहाड़ी है, जिस पर आपके मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ, उसके आस-पास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ संपादित होती है, वहाँ पर व्यक्ति अपने आवास बनाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे कि इन आवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से? कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे मकान बनाने को या हमारा जो सेटलमेंट है, हमारा जो अधिवास या हम जो बस्ती बसाते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कारक है जलवायु। हम हमारा मकान कहाँ बनाएँगे? तो सबसे पहले हम जलवायु को तय करेंगे। जलवायु उष्ण या शीत या समशीतोष्ण या ह्यूमिड या वर्षा वाली, नमी वाली। तो अगर हम बात करें कि आप अगर आपको कहा जाए कि आप किस जलवायु में मकान बनाना पसंद करेंगे? बारिश के 2 महीने होते हैं, हमें लगता है ये कब खत्म होगी? सर्दियों के जब 4 महीने निकलते हैं, हमें लगता है कि कब इसका पीछा छूटेगा और कब थोड़ी-सी गर्मी आएगी। गर्मियों के थोड़े से समय, वो भी हमें लगते हैं, हमें चुभते हैं, कब जाएँगे? तो हम गर्म वाले क्षेत्रों में मकान नहीं बनाते। हम बहुत ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्रों में मकान नहीं बनाते। हम ऐसे क्षेत्रों में मकान नहीं बनाते, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कि बारिश ज़्यादा होगी, कीड़े-मकोड़े होंगे, कपड़े गीले रहेंगे, बीमारियों का प्रकोप रहेगा। गर्मी ज़्यादा है, तो पंखों की ज़्यादा आवश्यकता, पसीना, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो साँस लेने में परेशानी। तो जलवायु जो है वो प्रभावित करती है कि हमारे मकान किस स्थान पर बनाए जाएँगे। तो अधिकांश जो व्यक्ति हैं कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो ना तो ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। फिर हम बात करें कि वहाँ पर जलवायु का मकान पर या जो क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि शुष्क प्रदेश है जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, शुष्क प्रदेश जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है या जिस प्रकार के घास के मैदान होते हैं, तो वहाँ पर हम तंबू या फिर तंबू का मकान बनाएँगे जैसे कि हमने किरगिज़ जनजाति को पढ़ा था, तो उनके जो मकान यूट ऐसे स्थानों पर ही बनाए गए, क्योंकि वहाँ पर एक तो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जाना पड़ता था, दूसरे वहाँ पर मकान बनाने की सामग्री भी नहीं है। तो वहाँ की जलवायु के लिए वहाँ पर उन्होंने तंबू के मकान बनाए। टुंड्रा प्रदेश की बात करें एस्किमो के मकान, जिसे इग्लू कहा जाता है, तो उस पर हम देख सकते हैं कि जलवायु का स्पष्ट प्रभाव। इसी प्रकार से जलवायु के प्रमुख कारकों की बात करें तो तापमान, गर्मी, ठंड, धूप की मात्रा, वायु किस दिशा से है, वायु किस दिशा से। हम जितने भी यहाँ पर हमारे मकान बनाते हैं, पश्चिम की दिशा में हमारी घर की खिड़कियाँ नहीं रखते, क्योंकि उस दिशा से या फिर रखते हैं, नहीं भी रखते दोनों। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा में खिड़कियाँ नहीं रखेंगे क्योंकि उस दिशा से हवा ज़्यादा चलती है और रेत उनके घर में भर जाती है। और गर्म जो क्षेत्र है हमारे जैसे, हम पश्चिम में हमारी खिड़कियाँ रखते हैं, ताकि ठंडी-ठंडी हवा आए। अपने घरों की खिड़कियों को देखना किस दिशा में आपने खिड़कियों को रखा है। तो खिड़कियों को रखने के पीछे उद्देश्य धूप आएगी या हवा आएगी। तो आपने मकान बनाने से पहले तय कर लिया कि किस दिशा से धूप आएगी और किस दिशा से हवा आएगी। तो हमने जलवायु के आधार पर अपने मकान के आकार को बदला। इसी प्रकार से कि जो छत होगी, वो किस प्रकार की ढलान वाली होगी या सपाट होगी। हमारे मकानों की जितनी भी जो छत है,
वो एकदम सपाट है, एक ऊपर से समतल है। लेकिन हम बर्फ वाले क्षेत्रों की बात करें तो वो ढलानुमा बनाते हैं। बारिश वाले क्षेत्रों की बात करें वो ढलानुमा बनाते हैं कि पानी आसानी से निकल जाए, बर्फ आसानी से नीचे निकल जाए। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटि वाले क्षेत्र होते हैं, वो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी मकान का मुख पूर्व की तरफ रखते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी उदय होते ही सीधी की रोशनी उसके घर की तरफ पड़ती है। और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, वो पूर्व की तरफ अपने मकान का खिड़की कभी नहीं रखते। उन्हें पता है कि उठते ही लो तेज धूप आ गई। इसी प्रकार से जो गर्म प्रदेश वाले लोग होते हैं, वो अपने घर का जो आगे का जो भाग है वहां पर छप्पर लगाते हैं। पूरा मकान है, मकान के ठीक आगे की तरफ छप्पर नुमा स्थान है, गर्मी से बचने के लिए। दरवाजे, खिड़कियां, झरोके, दीवार, उनका आकार कितना बड़ा होगा, तापमान को कितना प्रभावित करेगा, मोटाई कितनी होगी, क्या गर्मी से सुरक्षा होगी। तो ये हमने तय किया किस कारण, जलवायु पर। ठीक है। उत्तर भारत का जो आंगन होता है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबा रखा जाता है, जिसे चंद्रवेदी कहा जाता है। उत्तर भारत में जितने भी जो मकान बनते हैं, उनके जो आंगन होते हैं, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबे रखे जाते हैं। उसे चंद्रवेदी कहा जाता है। ऐसे आंगन में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है। वहीं पूर्व पश्चिम की तरफ लंबा मकान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, जिसे सूर्यवेदी कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा मकान आप नहीं बनाएंगे, या जो भी बनाने वाले हो वो विचार कर लेना कि हम सूर्यवेदी बनाना है या चंद्रवेदी बनाना है। यानी अगर सूर्य का उदय देखिएगा, मकान किस प्रकार से बनाते हैं। हम जो मकान बनाते हैं, जैसे कि हमारे वेस्ट और ईस्ट, हमारे जितने भी जो मकान होंगे, उसका जो आंगन है हम इस प्रकार से रखते हैं क्या? नहीं, हमारा जो आंगन है वो इस प्रकार से रखा जाता है, नॉर्थ और साउथ के। इसे कहा जाता है चंद्रवेदी, एम फॉर मून लिख देता हूं मैं, और इसे कहा जाता है सूर्यवेदी। कारण, क्योंकि ये सूर्य यहाँ से पूरा दिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको धूप मिलेगी उत्तर भारत में, और हमें धूप कहाँ चाहिए, बहुत कम चाहिए। ये भी एक कारक है जो प्रभावित करता है कि मकान किस प्रकार का रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से वायु की दिशा और गति की बात करें, तो वायु की गति तेज होती है जिस दिशा में, वहां की जो दीवारें होती है वो उस साइड की तो मोटी रखी जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में पछुआ पवनें ज्यादा चलती है, तो मकानों का जो आकार है वो पूर्व या दक्षिण पूर्व रखा जाता है। भारत का जो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, वहां पर जो छप्पर डालते हैं, तो उस समय भी हवा की दिशा का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि छप्पर रखा और छप्पर के ऊपर से हवा चली और छप्पर उड़कर चला गया। तो हवा किस दिशा से चल रही है, वो तय करेगा कि जो टीन शेड है या जो खपरेल है या जो छप्पर है वो किस दिशा में होगा। तो इसी प्रकार से छत चौरस होगी या ढलानुमा होगी, कितने डिग्री का अंतर होगा, ये सभी प्रभावित करता है, यानी जलवायु जो है प्रभावित करती है। ठीक है। तो ये कारक है जो प्रभावित करते हैं हमारे जलवायु को। इसी प्रकार से दूसरे मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, क्लास खत्म हो जाएगी, फॉर्म भर दीजिएगा। इन सभी को हम आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आई होप जलवायु वाला समझ में आ गया होगा आपको। आगे की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम निर्माण सामग्री क्या कौन कौन सी रहेगी, यानी आवास यानी मकान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है तो मैसेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल की क्लास में।